हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है अब इनिशियो मेथड। प्रीवियस वीडियो में अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे थे, सम्मिश्र समाकलन। जैसे अपन ने नॉर्मल इंटीग्रेशन जो था उसके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो होता है वो डिफाइन कैसे होता है, उसके अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन दोनों के बारे में अपन ने जो डिटेल्स थी वो देख ली थी, जो डेफिनेशंस थी उनको भी अपन ने कम्प्लीटली वहाँ पर डिस्कस किया था। आज जो है उसका पहला मेथड, कोई जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो होता है उसको फाइंड आउट करने का पहला मेथड यहाँ पे अपन देखेंगे अब इनिशियो मेथड, या इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या इसको अपन बोल सकते हैं आदितय विधि। अगर हिंदी में इसको देखना चाहें तो हिंदी में अपन इसको बोलते हैं आदितय विधि। क्लियर है अच्छे से? आदितय विधि अपन इसको बोलते हैं। दो तीन नाम है, फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, आदितय विधि भी बोलते हैं, तो इनको अपन इस तरह से यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो आदितय विधि होती क्या है, इसकी हेल्प से किस तरह से अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब भी अपन कंटूर की बात करते हैं, कोई अपन ने क्लोज कंटूर उठाया या ओपन कंटूर अगर अपन ने उठाया है तो उसके अंदर जो भी अपना वक्र होगा या कर्व होगा तो वो क्या होगा, अलग अलग चापों के अंदर क्या होगा, डिवाइडेशन उसका होया हुआ इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं अपना कोई इस तरह से चाप जो है वो डिवाइड हो रखा है और उसके अंदर जो पॉइंट्स है, इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं और एंडिंग पॉइंट ले लेते हैं। इनिशियल पॉइंट को मैंने z0 से डिफाइन किया और वो कितना है a, और एंडिंग पॉइंट को मैंने zn से डिफाइन किया और वो कितना है मेरा b यहाँ पर डिफाइन है। और इसके बीच में अपन कई छोटे छोटे जहाँ पर अपना चाप, जैसे पहले ये चाप खत्म हो रहा तो z1, ये z2, ये z3, ठीक है, इस तरह से अपन ने इन चापों को जो है वो नाम अपन ने दे दिया। अपन जानते हैं जब अपन इसका इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, ये कंप्लीट अपना टोटल होके यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके लिए अपने पास कोई फंक्शन गिवन होता है, जिस भी फंक्शन का अपने को इस कर्व पर क्या निकालना होता है, इंटीग्रेशन निकालना होता है, तो उसके लिए अपने पास में यहाँ पर वैल्यू जो होती है वो गिवन होती है। अपन सभी अच्छे से जानते हैं कि उस फंक्शन जो होता है वो अपने को यहाँ पर अपने पास में डिफाइन होता है। तो मैंने यहाँ पे उस फंक्शन को मान लिया, यहाँ पे पॉइंट मैंने उठा लिया xi1, ठीक है, यहाँ मैंने उठा लिया xi2, जिस पर क्या है अपना फंक्शन है डिफाइन है। ठीक है, फंक्शन तो इन सभी चाप पर डिफाइन है, लेकिन ये वेरी किस तरह से करेगा, उन पॉइंट्स को अपन ने xi1, xi2, xi3, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर मान लिया है। क्लियर है? अब देखो जब अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के इस पूरे चाप के योग को अपन दर्शाएंगे तो योग को अपन किस तरह से दर्शाते हैं, योग की जो वैल्यू होती है उसको अपन किस तरह से दर्शाते हैं, एसन से दर्शाते हैं। और उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो पहले पॉइंट पर अपना फंक्शन जो होता है यहाँ पर डिफाइन होता है एफ जेड। अपना कोई भी फलन अगर अपन लेते हैं तो फलन को किस तरह से लेते हैं, जेड लेते हैं। तो जेड इक्वल टू xi1 पर अपना पॉइंट जो है फलन का मान क्या होगा, एफ xi1। ठीक है, इसी तरह से डिफाइन होगा। ठीक है, और ये कौन से चाप के बीच में डिफाइन है, z0 से z1 डिस्टेंस के बीच में डिफाइन है, तो z1 माइनस क्या हो जाएगा, z0। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन के साथ आगे से आगे चलता जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आ जाएगा अपना प्लस है। अपने को क्या निकालना, इन सभी चापों का योग निकालना है, इन सभी चापों के समाकलन के रूप में अपने को यहाँ पे इसको प्रदर्शित करना है। तो ये आ जाएगा xi2 और z2 माइनस z1। ठीक है, इसी तरह से अपना आगे से आगे जो है ये चलता जाएगा। ठीक है, और अपना लास्ट आ जाएगा एफ xin zn माइनस 1। ठीक है, इस तरह से ये जो है पूरा वैल्यू जो है वो अपना डिफाइन होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में डिफाइन करना चाहूँ तो समेशन की फॉर्म में मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, Sn बराबर अपना क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, यहाँ पे मान लेते हैं कि r कोई वैल्यू है, r इक्वल्स टू 1 to n f xir zr माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से इसके योग को क्या करेंगे, अपन डिफाइन करेंगे। अब अपन ने ये तो कर दिया यहाँ पे। अब आगे जो है जब अपन इसको शो करेंगे, अब इसकी लिमिट को क्या करेंगे, आगे से आगे इनफाइनाइट तक इसको बढ़ाएंगे।
ठीक है, क्योंकि ये चाप कितना लंबा है ये अपन नहीं जानते, तो इसकी लिमिट को क्या करते हैं अपन, इस पर लिमिट जो है वो इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं कि ये जो होता है वो इनफाइनाइट टाइम तक टेंडिंग होता है। तो जब अपन इसकी लिमिट को इनफाइनाइट टाइम टेंड करेंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। यानी मैं कहूँ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जब अपन ने इसको इनफाइनाइट चाप के अंदर क्या कर दिया है, कट कर दिया है, तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी वो भी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। यानी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये जो मेरे चाप होगा, इन चापों के बीच की जो दूरी होगी वो 0 की तरफ क्या होगी, टेंड करेगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जब n को अपन इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेंगे तो इस कंडीशन में अपना लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट zn माइनस 1 ये किस तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। और उस कंडीशन में अपने को यहाँ पे इस चाप का संपूर्ण योगफल जो है वो अपना फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और अपन ने कल देखा था जब अपन इसके समाकलन को डिफाइन करते हैं तो इसके समाकलन को अपन किस तरह से करते हैं, ये अपना जो कर्व, इस पूरे कर्व को मान लेते हैं अपन C नाम देते हैं, तो इस पूरे कर्व को अपन C लेके चले हैं। अपना फलन क्या होता है यहाँ पे FZ होता है और इसका किस रेस्पेक्ट में अवकलन चल रहा होता है, Z। यहाँ पे पॉइंट्स कौन से वेरी कर रहे हैं, Z पॉइंट्स ही वेरी कर रहे हैं, तो अपन कह देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, DZ की रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए जब इनकी लिमिट को अपन इनफाइनाइट की तरफ टेंडिंग करवाएंगे तो बहुत सारे जो वैल्यूज़ होगी अपने को इनका योगफल जो होगा, यानी जो Sn होगा उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये चीज़ लिख सकती हूँ। और इस कंडीशन में अपना जो वैल्यू है वो इस तरह से हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और इसको इनफाइनाइट लिखने से पहले अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू है r इक्वल्स टू 1 to n f xir zr माइनस 1। ठीक है, इस तरह से ये डिफाइन हो रखा है। Sn का वैल्यू यही तो है अपन ने जो निकाला है। ठीक है, अब देखो अपन जानते हैं कि ये जो कर्व की अपन ने जो यहाँ पे लिमिट जो है वो अपन ने डिफाइन कर रखी है कि कर्व जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। तो आप देख पा रहे कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट अपना A है, एंडिंग पॉइंट क्या है अपना B है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे C नहीं लेके इसको इस तरह से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, A से B के बीच में इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है dz, और वैल्यू जो है वो आपके सामने है। इस तरह से जो होता है वो आदित्य विधि के अंदर कोई भी जो अपना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होता है उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना मेथड जो रहता है उसका इस तरह से बेसिक जो है वो अपन लेके चलते हैं। बेसिक जो होता है वो अपना इस तरह से होता है। क्लियर इतना हो गया। अब देखो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से अगर अपने पास गिवन होता है और कह दिया जाए कि आदित्य विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल जो है उसमें गिवन है अपने पास में कि कोई जो अपना कंटूर है, क्लोज कंटूर लिया हुआ है, और उस क्लोज कंटूर में अपने को दर्शाना है, एग्जाम्पल है इसमें आदित्य विधि से दर्शाना है। ठीक है, अगर आपसे पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है कि आदित्य विधि से सॉल्व करें तभी अपने को उससे सॉल्व करना, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, उनको अपन आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आदित्य विधि से सॉल्व करने के लिए कहा जाए और आपको यहाँ पे दिया गया है कि संवृत कंटूर यानी क्लोज जो कंटूर है वो कैसा है, मेरा क्लोज कंटूर। अब क्लोज कंटूर होने से मैंने आपको बताया था कि क्लोज कंटूर का एंडिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मान लो क्लोज कंटूर की बात की गई है, ये है अपना मान लेते हैं, तो मान लो यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ तो वापस क्या होगा, यहीं पे पहुँचेगा, तभी ये क्लोज कंटूर माना जाएगा। ठीक है, तो क्लोज कंटूर के लिए मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको अच्छे से इसको क्लियर किया था कि क्लोज कंटूर अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्लोज कंटूर के लिए अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है, समृत कंटूर के लिए अपने को यहाँ पे दर्शाना है कि उस कर्व का dz की रेस्पेक्ट में अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से इसका क्या करवाते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं, तो यहाँ से मेरा जो फलन है उसका मान कितना है, 1।
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है एफ ऑफ जेड डी जेड होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 1 डॉट डी जेड है, तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है, ठीक है। अब एफ ऑफ जेड अगर मेरा 1 है तो आप इसको किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइन कर लें, ये वैल्यू हमेशा कैसी रहनी है मेरी, इक्वली रहनी है। तो देखिए कैसे, इसको अपन सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ, जब इसको आप एक्साई 1 पर डिफाइन करेंगे तो 1 आएगा, इसको आप एक्साई 2 पर डिफाइन करेंगे तो भी 1 आएगा, और एक्साई n पर डिफाइन करेंगे तब भी ये क्या आएगा मेरा 1 ही आएगा, क्योंकि फलन में यहाँ पर कोई भी चेंजेस, किसी भी तरह का चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है। फलन जितना है उतना का उतना ही रह रहा है, 1 है, एक कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पर अपने पास में गिवन है, ठीक है। तो अब देखो, अब अपन जो आदित्य विधि से अपन ने फॉर्मूला देखा था उसको अपन खोल के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डी जेड जो है उसको अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो आदित्य विधि से अपन ने क्या देखा था, लिमिट जो होती है एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट तक चलती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी अपन ने देखा था कि जो अपना समेशन था, ठीक है, समेशन को अपन खोल के लिखते हैं। तो एफ है एक्साई 1 z1 माइनस z0, ठीक है। अब z0 का मान सभी को पता है, z0 कितना है, यहाँ से अपना क्लोज कंटूर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल पॉइंट क्या है, a है, और इसका जो अपना स्टॉपिंग पॉइंट या लास्ट पॉइंट जो है वो कितना है, b अपन ने लेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से f एक्साई 2 प्लस यहाँ आ जाएगा z2 माइनस z1 प्लस f एक्साई 3, इसमें आ जाएगा z3 माइनस z2। इसी तरह से अपन n तक जब इसको टेंड करवाएंगे तो ये आ जाएगा f एक्साई n zn माइनस zn माइनस 1। ये वैल्यू अपने पास में फाइंड आउट होगी। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फलन ऑफ एक्साई 1 का मान भी कितना रहना 1, एक्साई 2 का 1, एक्साई 3 का भी 1, इस तरह से n तक जो मान है वो क्या रहने अपने यहाँ पर सेम ही रहने हैं, ठीक है। तो देखो जब इसको अपन पूरा खोलेंगे 1 रखने के बाद तो अपने पास देखिए क्या बचेगा, लिमिट यहाँ पे एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट अपनी चली रही है, ठीक है। इसको देखिए ये वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या बचा z1 माइनस z0, ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है तो क्या बचा z2 माइनस z1, ठीक है। इस तरह से आगे जो वैल्यू z3 वाला भी लिख लेते हैं, z3 माइनस z2, ठीक है। इस तरह से अपना टेंडिंग होगा zn माइनस zn माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखेंगे, देखिए z1 से z1 कैंसिल, z2 से z2 कैंसिल, ऐसे ही z3 से z3 कैंसिल हो जाएगा, zn माइनस 1 से zn माइनस, अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू अपने पास कुछ इस तरह से बचेगी zn माइनस z0। ये वैल्यू मेरे पास, एक तो देखो ये z0 किसी से कैंसिल नहीं होगा, एक zn किसी से कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू अपने पास बच गई। अब मैंने आपको बताया था कि क्लोज कंटूर जब अपन देखते हैं, ये zn क्या होता है इसका एंडिंग पॉइंट, z0 क्या होता है इसका इनिशियल पॉइंट। क्लोज कंटूर की बात करते हैं तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं मेरे, इक्वल हो जाते हैं, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं अपन, क्लोज कंटूर के लिए या संवृत कंटूर के लिए zn बराबर है z0, और जब zn बराबर z0 हो जाएगा उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 0 आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने अब इनिशियो मेथड यानी आदित्य विधि को डिस्कस किया है। आदित्य विधि क्या होती है, किस तरह से डिफाइन होती है, और उसका एक एग्जाम्पल को भी अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।